हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स स्टडी में। तो जैसा आपको टाइटल से नज़र आ रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एमएससी फिजिक्स। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाला है जो स्टूडेंट या तो एमएससी फिजिक्स कर चुके हैं या फिर वो अपनी एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। ये जैसे आपको टाइटल से नज़र आ रहा है, ये जो वीडियो बन रहा है ये सिर्फ आफ्टर एमएससी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बन रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं आफ्टर एमएससी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पार्ट 1 है, ये पहला पार्ट है। इसमें भी पार्ट सेकंड आएगा और जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा रिसर्च के लिए, कि जो बच्चे एमएससी के बाद रिसर्च में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है ये एमएससी फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स के बाद आप किन किन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो अगर आपकी एमएससी फिजिक्स है, प्लस आपके दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, दैट इज CSIR नेट और आपको सबको ही पता है कि आपका एक टेस्ट है CSIR नेट एंड सेकंड इज गेट। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं भी जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये पहले क्या है, आफ्टर एमएससी CSIR नेट और गेट दोनों के लिए अप्लाई करना होगा। आपको ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, वन बाई वन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो देखो आफ्टर एमएससी क्या है, आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ है। 3 बेसिकली मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रही हूँ। फोर्थ जो कॉलम है रिसर्च का, वो मैंने अभी आपके लिए बनाया नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो साइंटिफिक। अगर आपने बहुत अच्छे से जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है और आप फिजिक्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, दैट इज साइंटिफिक पोस्ट के लिए। आप साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर या प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, ये अलग अलग टाइटल्स की अलग अलग जॉब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस होती है या अपने क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अगर आप साइंटिस्ट लेवल में जाना चाहते हैं और आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम है उन स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड कॉलम है आपका अगर आप क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 3 ऑर्गेनाइजेशंस में आप अप्लाई बन सकते हैं। कॉलेज कैडर, कॉलेज में जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं हर एक स्टेट के। सेकंड आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या है कि एट द प्रेजेंट कंडीशंस अगर आपके पास एमएससी फिजिक्स प्लस CSIR नेट है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप फिलहाल स्टेट यूनिवर्सिटी एज वेल एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल एज कॉलेज कैडर पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे हर स्टेट अपना कॉलेज कैडर, हर स्टेट क्या करता है कि अपने लेवल पे टेस्ट कंडक्ट करवाता है। अपने जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो HPSC हमारा टेस्ट कंडक्ट करवाता है कॉलेज कैडर के लिए। इस तरह अगर राजस्थान की बात करें तो RPSC लेता है। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो UP HESC लेता है। ठीक है, ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या है हमारी स्टेट के अंडर आती हैं, ये भी क्या करती हैं, ये भी अपने बिहाफ पे ही यूनिवर्सिटी मतलब पोस्ट निकालती हैं, जिस जो इसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, वो होती है नेट। या फिर अगर आपका नेट नहीं है तो या फिर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने PhD की हो विद 2 पब्लिकेशंस। ठीक है, उसमें भी आप क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, तो जितने भी हमारी सेंटर की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है। CSIR जो हमारा कंडक्ट करवाता है, अगर आपने वो नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये आगे हायर एजुकेशन की बात फर्स्ट वाली थी, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप हायर एजुकेशन हायर इंस्टीट्यूट्स में टीच करना चाहते हैं टीचिंग के लिए। और थर्ड जो टीचिंग का ऑप्शन है दैट इज स्कूल लेक्चरर। ठीक है, कि अगर आप स्कूल लेक्चरर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए क्या है आपका, देखो उसके लिए आपका MSc प्लस BEd की रिक्वायरमेंट है। आपकी MSc के बाद आपको 2 साल का बैचलर BEd का कोर्स होता है जो हर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। ठीक है, अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद आप KVS NVS KVS जैसे केंद्रीय विद्यालय सबको ही पता है, नवोदय। ठीक है, इस तरह हर एक स्टेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, जिसको PGT टीचर्स भी बोलते हैं हम, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फर्दर DSSSB जैसे दिल्ली का जो एजुकेशन बोर्ड है, UP PSC जो उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन बोर्ड है, इसी तरह हर स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप MSc प्लस BEd कर लेते हो तो आप स्कूल लेवल पे, ठीक है, आप टीच कर सकते हो। तो अब आपको देखना है कि आप इन तीनों लेवल में से कौन सी पोस्ट के लिए आपका एग्जैक्ट मैच है। क्या आप साइंटिस्ट ग्रेड के लिए जा सकते हो, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हो, या फिर आप स्कूल लेक्चरर्स के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं कैटेगरी फर्स्ट कवर करूँगी साइंटिस्ट के लिए, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो जाते हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये पोस्ट हमारे लिए नहीं बनी है। एक दो स्टूडेंट से जैसे मेरी बात हुई थी, तो वो स्टूडेंट अब जो साइंटिस्ट बनते हैं वो आप में से ही होते हैं, कुछ अलग से उनका पैटर्न नहीं होता, ठीक है। अगर आपने CSIR नेट और गेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इन इंस्टीट्यूट्स के लिए आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट में साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए जो फर्स्ट हमारा सेंटर है, जो हर सालाना ये सेंटर क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, ये क्या करते हैं, अपनी रिक्रूटमेंट अपने बिहाफ पे, अपना इनका एक आयोग होता है, कमीशन होता है, जो हर सालाना जितने भी हमारी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं ना, इनके लिए रिक्रूटमेंट निकालता है हर एकेडमिक ईयर के लिए, ठीक है। तो उनमें से फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी बार्क। सबको ही पता होगा कि बार्क क्या होता है। बार्क हमारा एक तो बार्क क्या है, बार्क है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो हर स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या करता है, हर साल ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, और इसमें क्या होते हैं कि एवरी ईयर क्या होता है, जो अभी मैंने बताया कि जो हमारी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स है उनके लिए रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, हर एक एवरी एकेडमिक ईयर के लिए। तो इसमें देखो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपके MSc फिजिक्स है और आपने BSc में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपने किया है, फिजिक्स जैसे नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका BSc में है और आपने MSc फिजिक्स किया है और प्लस आपका गेट क्वालिफाई है, तो आप क्या है कि बार्क में साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। आप जब भी इनकी नोटिफिकेशन आती है या जब भी इनकी रिक्रूटमेंट आती है, तो आप उनकी रिक्रूटमेंट में साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको विज़िट करना होगा डेली, आपको इनके साइट्स को विज़िट करना होगा कि कब इनके रिक्रूटमेंट निकलते हैं, या फिर ऐसे कोई साइट आपको असेस करनी होगी जो आपको नोटिफिकेशंस भेजती रहे, ठीक है। सेकंड है आपका ONGC। ONGC क्या है, आपकी एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी है, आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। ये भी क्या करती है, हर सालाना हर एकेडमिक ईयर्स के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकालती है, ठीक है, जैसे जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, ठीक है। तो इसमें इसका जो नोटिफिकेशन है, जो रिसेंट नोटिफिकेशन है, वो भी मैंने नीचे पोस्ट किए हैं, जिसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की रिक्रूटमेंट निकलती हैं हर सालाना, ठीक है। तो उसमें भी आप देखो, जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट ONGC के तहत आप बन सकते हो। उसमें भी आपके लिए क्या होना चाहिए, MSc होनी चाहिए प्लस गेट, ठीक है। तो जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर हैं या जितने भी स्पेस सेंटर हैं, इसमें क्या है, नेट और गेट, ये तो देखो एक मान के चलो कि आपकी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर ये आपके क्वालिफाई नहीं है तो इट मीन्स आप सिंपल MSc फिजिक्स पे एक आधा ही ऐसा सेंटर होगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज देखो, ये दोनों टेस्ट आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ONGC के तहत भी आप जियोफिजिस्ट बन सकते हो, जियोलॉजिस्ट बन सकते हो, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है अच्छे रैंक के साथ और आपकी MSc फिजिक्स कंप्लीट है, ठीक है। थर्ड है आपका SAC, नाम सुना होगा आपने, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। ये जो हमारे इसरो है ना, इसरो का एक सेंटर है ये, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने MSc की है प्लस BSc, दोनों में आपकी एग्रीगेट 65% होना चाहिए, प्लस इनका एक रिटन एग्जाम होता है और इनका अपना एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आप SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में भी आप क्या है कि आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे आपका DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इसमें भी आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आप BSc फिजिक्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो और MSc हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताई है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है साइंटिस्ट, उसमें BSc लेवल पे भी बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे टेक्नीशियन B, साइंटिफिक ऑफिसर B, ग्रेड होते हैं इनके, देखो ABCD, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैटर्न होता है, हर उन्होंने रैंकिंग की होती है कि कौन सी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट आती है। तो आपको ये रूटीन में इनकी जो साइट्स है सारी ऑर्गेनाइजेशंस की, ये चेक करनी होंगी कि कहाँ पे कौन सा रिक्रूटमेंट निकल रही है और कौन सी कैसे। मैं जो भी रिक्रूटमेंट आएगी मैं भी अपडेट करवाती रहूँगी आप स्टूडेंट्स को। आप इसके लिए मेरे साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके आगे आएंगे, ठीक है।
तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी क्या है, देखो अगर आपने बीएससी फिजिक्स है और 60% के साथ किया है तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने एमएससी फिजिक्स किया और प्लस आपका गेट आपने क्वालिफाई किया है अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, इससे तो सारे ही वाकिफ़ होंगे हमारे। यूपीएससी को कौन नहीं जानता, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो यूपीएससी को सिर्फ जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस की जो रिक्रूटमेंट करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है कि वही एक आजकल कल्चर सा बना हुआ है कि आईएएस आईपीएस। यूपीएससी के तहत साइंस डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट हैं। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूपीएससी भी क्या करता है, जियोफिजिस्ट, यूपीएससी के तहत भी जियोफिजिस्ट की हर सालाना इसका रिक्रूटमेंट नोटिस आता है, पब्लिक नोटिस आता है। ठीक है, उसमें भी आपकी पोस्ट आती है और उसमें उसकी जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ द एमएससी फिजिक्स। ठीक है, प्लस उसका रिटर्न एग्जाम होगा, प्लस इंटरव्यू होगा, और इसकी एज क्या है, बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए। हर किसी की, जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताई है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक एज लिमिट है। ठीक है, इसमें मोस्टली 20 to 26 ईयर या 28 ईयर्स तक है जितने भी साइंटिस्ट के लिए हैं। ऑलमोस्ट मैं आइडिया लगा रही हूँ, बाकी मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टर्म कंडीशंस हैं, अपने रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये तो मैंने मोटे मोटे जो स्टार्टिंग के टॉप 5 या टॉप 6 बताए, लेकिन कम से कम ऐसे ऐसे रिसर्च और स्पेस सेंटर 15 to 20 और हैं जिसमें आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ये मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। ठीक है, इसके बाद मैं 2 जो दिल्ली के हैं वो इसी वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो 2 दिल्ली में है हमारा, एक तो है हमारा IUAC, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर, एंड सेकेंड है हमारा DRDO। ठीक है, सेकंड है हमारा DRDO भी आपको पता है कि ये क्या है, साइंटिफिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आप साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी है साइंटिस्ट D ग्रेड के अंडर आती है इसमें। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ MSc प्लस CSIR से नेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप साइंटिस्ट D ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, IUAC में भी और DRDO में भी। ठीक है, तो ये 2 और थे आपके जो इसी के साथ मैं कंप्लीट करना चाहूँगी, जो हमारे दिल्ली में ही हैं, दोनों के दोनों जो रिसर्च सेंटर हैं, DRDO और IUAC। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये एक पब्लिक नोटिस दिखाना चाहूँगी हर सालाना। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आते भी हैं ये नोटिस कि नहीं आते। तो देखो अभी ये पब्लिक नोटिस आया हुआ है, ये आया हुआ है DAE का रिसेंट। देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ वैलिड गेट स्कोर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट B इन DRDO। ठीक है, हालांकि ये दूसरी फील्ड के लिए है। ठीक है, लेकिन आपका भी ऐसे ही जैसे इसमें गेट कोड XH दिया हुआ है ना, इसी तरह आपका गेट कोड PH होता है। ठीक है, तो इसी तरह पब्लिक नोटिस आते हैं। ये अक्टूबर का आया हुआ है, अक्टूबर 2021 का, और ये देखो जो रिक्रूटमेंट है ये किसके लिए है, ईयर 2022 के लिए है ये रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट B। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट नोटिस निकलते हैं, पर्टिकुलर वैकेंसीज दे दी जाती हैं और उनकी एक डेडलाइन दे दी जाती है कि इस तक आपको पूरा जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, आपका गेट स्कोर अपलोड करना है। ठीक है, सेकंड जो मैंने आपको ONGC बताई थी, देखो ONGC के तहत देखो इस तरह पोस्ट आती हैं, जिस तरह पोस्ट है इसमें आगे कैटेगरीज दे दी और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस दे दी। तो इसमें मैं आपकी अगर फिजिक्स के लिए देखना चाहूँ तो ये पीछे नीचे ये मैंने पिक्चर क्रॉप कर दी, तो इसमें ये देखो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स मस्ट हैव मैथमेटिक्स लेवल ऑफ फिजिक्स BSc लेवल, और फिजिक्स का जैसे PH कोड हो गया। देखो ये किसके लिए, जियोलॉजी और जियोफिजिस्ट के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, तो उसमें आप एलिजिबल हो। लाइक दिस क्या है कि बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी MSc फिजिक्स के बाद। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते, और उस अवेयरनेस की वजह से क्या होता है कि एक ही फील्ड में एक ही डायरेक्शन में सारी भीड़ जाती है। उसकी वजह से एक लाइन में तो बेरोजगारी इतनी हो जाती है, और दूसरी फील्ड है जहाँ पे इजीली आप सेट हो सकते हो। ठीक है, तो ये आप अवेयर रहें इन चीज़ों के प्रति। आप सबसे पहले अपनी MSc फिजिक्स कंप्लीट करें, उसके बाद अपने दोनों टेस्ट निकालने की कोशिश करें, उसके बाद ही देखो आप इनमें फर्दर इसमें जा सकते हो। तो साइंटिस्ट वाले का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम कंटिन्यू करूँगी मैं। बाकी जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस रह गई हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, और इन ऑर्गेनाइजेशन की जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपकी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उनका है रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसी साइट पे मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो जो बच्चे अपना CSIR नेट और गेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो एटलीस्ट इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू। तो नए आगे आने वाली इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।